देश को बचाने का अधिकार किसके पास है? जो धमाका रोकना चाहते हैं या जो जांच रोकना चाहते हैं? हनुमानगढ़ी के महंत कहते हैं मदरसों पर बुलडोजर चला देना चाहिए। तो क्या बुलडोजर चलाने से आतंकवाद मिट जाएगा? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जांच होगी तो माहौल बिगड़ जाएगा। अब सवाल यह कि माहौल बिगड़ेगा या फिर राजनीति? क्या मदरसों की जांच मांगना जुर्म है या फिर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ बयानबाजों पर छोड़ दी जाए? आज की रात मैं एक लाइन साफ कर दूं, धमाका कहीं भी हो, जांच हर जगह होगी और जो भी इसके बीच में आएगा उससे सबसे पहले सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन राजनीति हमेशा किसी धर्म को ढाल बनाती है। करेंगे इसी पर चर्चा, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए। इधर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उधर सीएम योगी एक्टिव हो गए, एटीएस एक्टिव हो गए और एक्टिव हो गए वो लोग जिन्हें आतंकवाद, आतंकवादी और उन्हें पनाह देने वालों से नफरत है। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए। मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है, बुरहान वानी यहीं से तो गया था। ब्लास्ट दिल्ली में होता है पर मदरसे पर महाभारत उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाती है। एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। खुद सीएम योगी आदेश देते हैं, कहते हैं कि प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे को अपने यहाँ काम कर रहे सभी शिक्षकों और धार्मिक प्रशिक्षकों की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, आधार कार्ड विवरण और अन्य पहचान संबंधी कागजात एटीएस कार्यालय को उपलब्ध कराने होंगे। बस इतना कहना था कि एक के बाद एक बयानवीर सामने आने लगे। राज्य से लेकर संत तक सबने कह दिया पढ़े लिखे मुसलमान आतंकवादी हैं। झांसी में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास भी कूद गए और कह दिया कि देश में जितने मदरसे हैं उन पर बुलडोजर चला। जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए। नहीं तो ये स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी। जब मदरसे में कहा जाएगा कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हूरे और जन्नत मिलता है, क्या जैसे हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। तो हम मानवतावादी हैं, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भाव और भावना से कार्य और काम करते हैं। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहाँ नहीं बुलाना चाहिए और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान वानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में। ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं और ये दैत्यों के वंशज हैं। वहीं दूसरी तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि मदरसे अल्पसंख्यक विभाग के अंडर काम कर रहे हैं। इनकी अलग अलग सालों में 3 बार जांच कराई जा चुकी है, अब फिर चौथी बार एटीएस से जांच कराने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी मदरसे अल्पसंख्यक विभाग और मदरसा एजुकेशन बोर्ड के तहत चल रहे हैं। एटीएस अपराध संबंधी मामलों में जांच करती है, शिक्षा के मामलों में नहीं। अगर सरकार को जांच करानी है तो अल्पसंख्यक विभाग द्वारा कराई जाए। हम जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये जितने भी मदरसे हैं, ये सब अल्पसंख्यक विभाग के अधीन हैं, उसके मातहत आते हैं। और इससे पहले भी मदरसों की 3 बार जांचें हो चुकी हैं, हर तरीके से जांच हुई है। अब ये चौथी बार एटीएस से कराने का क्या मतलब है? हम एटीएस से जांच नहीं कराना चाहते हैं। मदरसे के तमाम जिम्मेदारान एटीएस से जांच कराने का विरोध करते हैं। सिर्फ मदरसे ही नहीं, कुछ निजी विश्वविद्यालय भी अब जांच के दायरे में। लखनऊ स्थित इंटीग्रल यूनिवर्सिटी उस समय चर्चा में आई जब वहां पढ़ने वाले एक शिक्षक परवेज अंसारी का नाम दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान सामने आया। लेकिन सवाल यही कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों ने मदरसों की तरफ क्यों बढ़ा? इसके कई मायने हो सकते हैं। और क्यों मौलवी साहब को डर लग रहा है
कि मदरसों की जांच नहीं होनी चाहिए, जबकि मदरसों से कई आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका तारुफ आपसे करा देते हैं। डॉक्टर रोहित सक्सेना, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जगदीश सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सीताराम दास, हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं शोएब सिद्दीकी, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद शाहबुद्दीन रिजवी साहब जो हैं अब से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सीताराम दास जी, आपका रुख करना चाहूंगा, क्योंकि ये बयान जो है राजू दास जी की तरफ से आया है कि मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई कर देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, और मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग क्यों है? इसके पूज्य महंत राजू दास जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। आप देख सकते हैं कि मदरसों के माइंड वॉश करके उनको इस प्रकार से के प्रति हिंदू आपके काफिर हैं उनको संहार करने मदरसे से पढ़ करके निकल पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो है उनके पास 3-3 हजार किलो जो है अल्युमिनियम पकड़ा जाता है। ये जो है 47 पकड़ा था कि आप बंद कर देना चाहिए, बुलडोजर करा देना चाहिए, क्योंकि ये जो कट्टरवाद विचारधारा को बढ़ाना और हमारे लिए लिए हिंदुओं काफिर है, देश की अमन चैन पर कुठाराघात करना अत्यंत निंदनीय है, दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले अयम निजो व्यक्ति गणना लघु चेतसा उदार चैता नाम करते, विश्व बंधुत्व की बात करते, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भवेत् भावना रखने वाले, विश्व की कल्याण हो यह उद्घोष करने वाले हैं। और ये इनके अंदर जो है जाहिलियत सिखाया जाता है, हिंदू काफिर है, लोगों को काट दो, लोगों को मार दो, रंजित कर दो, उनके घर पे चोट पहुंचाओ, इस प्रकार से उनको माइंड वॉश करके प्रकार से हिंसक। ठीक है शोएब साहब, मदरसों में माइंड वॉश करने का काम किया जाता है, लोगों को काट दो, अलग अलग चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं, हिंदू धर्मगुरु ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए सर, ऐसा है, ये मामला बहुत संगीन है और जाहिर सी बात हिंदुस्तान का टोटल जितना मुसलमान है इसके खिलाफ है, जो भी हुआ गलत हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि आप देखिए मदरसों की जहाँ तक बात है तो यही मरकजी हुकूमत जो है, जहाँ के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हीं की हुकूमत ने अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाया था, जो मदरसे से पढ़े हुए थे। और जहाँ तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दुनिया में नंबर 1 पर चल रही है, और जहाँ पर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के बच्चे तालीम हासिल करने के दिल्ली पहुंचते हैं, और शोएब सिद्दीकी को उससे फायदा नहीं मिलता, उससे गवर्नमेंट को फायदा मिलता है जो वहां पे लोग आते हैं। तो मैं समझता हूँ इस तरह बयान देना चाहिए। जहाँ तक एटीएस की बात है तो जाहिर सी बात जांच करिए, जांच कौन मना कर रहा है आपको? अभी आपको याद होगा 2 साल करीब 1.5 साल पहले योगी आदित्यनाथ जी ने टोटल यूपी के मदरसों की जांच कराई, और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में 2 मदरसे शाहबुद्दीन साहब मना कर रहे हैं। शोएब जी, शाहबुद्दीन साहब मना कर रहे हैं कि एटीएस को जांच नहीं करनी चाहिए। छोड़िए शाहबुद्दीन, छोड़िए, कुछ नहीं, मुसलमान मुत्तहिद होता तो आज आलम ना होता, मुसलमान खुद ही बिखरा हुआ है। उसकी छोड़ी शाहबुद्दीन के मैंने कई डिबेटे दिए हैं, वो कभी शोला कभी शबनम वाली बात करते, मिस्र रेत की तरह है वो, दिन में गर्म शाम को ठंडे। हम लोग जो जबान से कहते हैं फिर वो चाहे गर्दन कट जाए, क्योंकि होता क्या बता दें आपको, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और मुल्क देखिए, जब भी इस तरह के मामले आते हैं, आप सियासी लोग छोड़ के अगर आप 2-3 नाम बताइए, कोई एक ऐसा नाम बताइए इससे साबित करिए। मैंने इस पे तकरीबन मैं आज समझिए मैं इस टाइम पे जो हूँ अजमेर शरीफ से लखनऊ वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं डिबेट अहम समझा कि मैं डिबेट दिया, और मैंने इस पर भी 3 दिन से मैं अजमेर शरीफ पे डिबेट ही दे रहा हूँ। बम ब्लास्ट पर जो दिल्ली में हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन यहाँ पर बात इस तरह की आती है कि इस तरह की बात करके आप हिंदू मुस्लिम जो हिंदुस्तान गंगा जमनी की तहजीब उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? और सस्ती शोहरत पाने की बात कर रहे हैं। कौन साहब? कौन? जब सुनिए, अरे हम ही आप कर रहा हूँ, कौन कर रहा है? जब सुनिए, जब तक मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी या रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी कोई बयान नहीं देते, मैं उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, क्योंकि लोग शोहरत पाने के लिए इस तरह बचते में बयान देते हैं। आप बताए मदरसे क्या जांचें नहीं होती? बराबर जांचें होती हैं। कौन से मदरसे में? और अगर ये मुल्क संविधान से चलता, संविधान के खिलाफ चाहे शोएब सिद्दीकी का कोई होगा, संविधान के खिलाफ जाएगा तो खिलाफ एक्शन होगा। नहीं तो शाहबुद्दीन साहब को तकलीफ क्यों है? फिर वो मना कर देते हैं कि एटीएस जांच नहीं करे, फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं वो लोग?
जी शहाबुद्दीन साहब जैसे लोग अब मना क्यों करते कि एटीएस जांच नहीं करेगी? किसी चीज का डर है क्या? देखिए देखिए शहाबुद्दीन साहब का अपना बयान होगा, वो बरेली में बैठ के अपने ऑफिस पे बयान देते हैं, और मैं समझता हूँ उनको भी इस तरह के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने सवाल अपनी जगह सही उठाया है, लेकिन मैं समझता हूँ जब मामला नाजुक हो, मुल्क की रक्षा सुरक्षा की बात हो, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। नहीं ठीक है सर, अब आपने दो तरह की बात कर दी। मैंने बात करी, ठीक है शोएब साहब, दो तरह की आपने बात की। एक तरफ आपने कहा कि सुबह कुछ और, शोला शबनम, 3-4 चीजें वाक्य आपने यूज किया, लेकिन सुनिए सर, सुनिए तो एक मिनट प्लीज सुनिए, बहुत विनम्रता से बोल रहा हूं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो उनका अपना निजी बयान है, फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। मैं सही मैंने कहा, देखिए सही मैं फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो हालात इस वक्त है मुल्क में, उसको उनको भी बयान से बचा चाहिए था। अगर जांच हो रही, जांच करने दिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें दिक्कत की क्या बात है। लेकिन उन्होंने जो बयान, देखिए होता है अभी जहन में होता है कि जब भी कोई बात आती है तो मुस्लिम समुदाय को टारगेट रखा जाता है। वहां पे हिंदू भाई भी हमारा खत्म हुआ है, मुसलमान भाई भी खत्म हुआ है, और मुल्क जब आजाद हुआ तो मुसलमान ने भी जान दी थी, हिंदू भाई ने जान दी थी। यहाँ पे सिर्फ उनका ये कहना हो सकता है अपने नजरिए के साथ, तो ये टारगेट मुसलमान को ले आता है। लेकिन जांच हो तो हमें आपत्ति नहीं है, मैं खुद आपके साथ हूँ, जांच होनी चाहिए। लेकिन हर इस तरह के बयान जो अब चल रहे पूरे हिंदुस्तान में, उस बयान से बचना चाहिए। हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी बहुत सलाहियतमंद है, पूरी दुनिया को जानती है, उनको मालूम है कब जांच करनी कब जांच नहीं कर रही है, और जांच एजेंसी लगी हुई है, लखनऊ में भी छापे पड़ रहे हैं। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होगा बख्शा नहीं जाएगा। मेरी मुल्क के वजीर आजम से गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच कराई जाए, जो दोषी उनको बख्शा ना जाए, लेकिन जो दोषी ना हो उसको ना, उनको ना परेशान किया जाए। गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी। कोई तकलीफ नहीं है, मुस्लिम स्कॉलर को भी कोई तकलीफ नहीं है सिवाय शहाबुद्दीन साहब के। मदरसों पर ही जांच क्यों? रोहित जी। हर हर महादेव, वंदे मातरम। मुझसे कर रहे हैं आशीष भाई जी, मैंने सबको बहुत शांति से सुना, मुझे लगता सब मेरे को भी शांति से सुनेंगे, सबसे आशा यही। देखिए बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि मैं मुस्लिमों के बीच बहुत रहता हूं। यदि आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो मैं उनके बीच काफी एक्टिव रहता हूं और मैं हमेशा उनकी शिक्षा की बात करता हूं। परंतु दिक्कत का विषय कहाँ है और चिंता का विषय कहाँ है? अभी तक तो हम लोग ये कहते थे कि मुस्लिम अशिक्षित ज्यादा है, इसलिए ऐसे चीजों में कर रहा है, चीजों को इन चीजों में आ जाता है। लेकिन जब MBBS करा हुआ इस मानसिकता के तहत कार्य करता है, आपको तो वो भी याद हो ना, अल्फाना यूनिवर्सिटी के जो VC हैं वो तो बड़े चौड़े होके कह रहे थे कि हम तो कोई विदेशी फंड नहीं लेते हैं, हमने तो कहीं से कुछ ऐसा। अब क्या निकल के आ रहा ID में? कितने साफ गोई तरह से उन्होंने अपने भाई का NGO बनवाया, उस NGO में फॉरेन फंडिंग ली। अच्छा, और एक चौंकाने वाला विषय, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के लिए डिबेट्स में अपने जाना जाता हूं, क्या आशीष भाई आपको पता है 2014 से पहले मदरसों के आंकड़े ही नहीं उपलब्ध थे। 17 के पहले, सॉरी 2017 के पहले मदरसों के आंकड़े ही नहीं उपलब्ध थे। ये बड़ा शॉकिंग विषय है। इसके बाद जब आंकड़े निकल के आए, आप देखिए मैं आंकड़े कुछ रखना चाहता हूं, देश में 24,010 मदरसों का मतलब पुष्टि करी गई, जिसमें से कहा गया केवल 19,132 मान्यता प्राप्त हैं, 4,878 मदरसे बिना मान्यता प्राप्त। अगर मैं केवल उत्तर प्रदेश की बात करूं, 16,513 में 8,449 ऐसे मदरसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त ही नहीं है। और इससे शॉकिंग विषय सुनिए, 219 मदरसे ऐसे हैं जो केवल कागजों पे चल रहे थे, उनमें से 39 मदरसे सरकारी अनुदान ले रहे थे, जिनका वास्तविक कोई अस्तित्व नहीं था। फिजिकली दे वर नॉट अवेलेबल। किसकी शह मिली हुई थी? 80 मदरसे ऐसे पाए खुल के कह दीजिए ना सर, 100 करोड़ रुपए विदेशों से आए हैं। खुल के कह दीजिए ना आप, 17-14 ये सब करने से अच्छा आप। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट बिकॉज आई हैव टू गिव यू द प्राइमरी डेटा, देन यू विल बी एबल टू आस्क द बेटर क्वेश्चन। ओके सर, ओके। समस्या ये है कि जब ये 219 मदरसे जो कागजों में चल रहे थे, क्या पहले की सरकारों को नहीं दिख रहे थे? और ये 219 मदरसे थे कहां? मैं नाम नहीं लेना चाहता था, बहुत पूजनीय अब चूंकि दुनिया में भी नहीं है। ये 219 मदरसे आजमगढ़, जहां से मुलायम सिंह जी सांसद बने, जहां से अखिलेश यादव सांसद बने, और आज भी अखिलेश यादव वहीं से ही विधायक हैं। ये और 80 मदरसों में 100 करोड़ आ गया, कहां गया पता नहीं, कहां खर्च हो रहा है पता नहीं।
मुझे एक बात बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि मदरसों में दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए, गणित भी पढ़ानी चाहिए, इंग्लिश भी पढ़ानी चाहिए, साइंस भी पढ़ानी चाहिए। और केवल कहा नहीं, 489 करोड़ रुपए मदरसों के रेनोवेशन के लिए अप्रूव भी करें सदन से। हम बच्चों को पढ़ाना नहीं तो महंत राजू दास जी का जो लाइन है सर, ठीक है, महंत राजू दास जी का जो लाइन है उससे वो बीजेपी की लाइन है क्या? बिल्कुल है, ठीक है जगदीश जी, इत्तेफाक नहीं है। ठीक है जगदीश जी, मदरसों में बुलडोजर कार्रवाई, मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए, बीजेपी भी साफ कह रही है, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए, जो इतिहास है उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। जगदीश जी, शोएब भाई की बात मुझे अच्छी लगी कि यदि कोई मदरसे इस तरह के हैं जो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं तो ये उसके खिलाफ है, और मैं भी उसके खिलाफ, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, ठीक है जगदीश जी, कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जगदीश जी, आंकड़े आपके सरकार के समय नहीं जारी किए गए, बीजेपी का आरोप है, जब उनकी सरकार आई तो उन्होंने आंकड़े जारी किए और उसमें जितने गैर मान्यता प्राप्त आंकड़े थे उन मदरसों को, उनको देखकर हर कोई हैरान है, बीजेपी यही कह रही है। देखिए ऐसा है आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ते हैं और उनका जो उद्देश्य रहता है, एजेंडा रहता है, ये लोगों के दिमाग में अपने नकारापन को छिपाने के लिए मदरसा, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। और जैसा कि अभी मान सीताराम जी जो बैठे हुए हैं, अभी कह रहे थे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, अभी श्लोक पढ़ रहे थे। एक तरफ आप इस तरह की सभी के सुख चैन की बात करते हैं, दूसरी तरफ सांप्रदायिक बात करते हैं कि मदरसों को गिरा देना चाहिए, मदरसों पे बुलडोजर चला देना चाहिए। मैं कहता हूं किसी भी आतंकवादी घटना से आशीष जी कोई जुड़ा है तो उसके खिलाफ जांच करके शक से सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक होनी चाहिए। कानून के देश का कानून है, कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जांच होनी चाहिए, जिसने अपराध किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सर ये तो हर कोई कह रहा है, ये तो हर कोई मान रहा है, लेकिन आप सवाल नहीं समझ पाए शायद। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि सरकार जब आपकी थी तो मदरसों का आंकड़ा नहीं दिखाया गया। रोहित जी आऊंगा आपके पास। जी पूरी बात आने दीजिए हमारी। जी बोलिए। न्यायालय में न्याय ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उसकी अनुभूति हो कि नहीं, हारने वाला भी व्यक्ति कहे कि जज साहब ने न्याय किया। जो जांच हो रही है उसमें इतनी पारदर्शिता, ईमानदारी होनी चाहिए कि जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए देश में किसानों का शोषण, किसानों के साथ बदइंतजामी, नौजवानों का रोजगार, भ्रष्टाचार और जिस तरह से देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया है, उन नाकामियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह के महंत राजू दास जैसा चोला ओढ़ करके ये इन लोगों को बोलने के लिए बिल्कुल प्री प्लान्ड होता है कि आप इस तरह बोलिए जिससे कि कोई रिएक्शन हो और हम उसका पॉलिटिकल एडवांटेज लें। ये भारतीय जनता पार्टी। सीताराम जी, ठीक है रोहित जी आपके पास आऊंगा, सीताराम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है सीताराम जी से इसका जवाब ले लेते हैं, रोहित जी आपके पास आऊंगा। ठीक है रोहित जी आपके पास आऊंगा। सीताराम जी, जानबूझकर इस तरह के बयान जो है वो दिए जाते ताकि इसका पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो पार्टी को मिलता रहे। पहली बात तो मैं इस बात पे रोहित जी आऊंगा, दर्ज करूंगा। रोहित जी आऊंगा, ठीक है रोहित जी मैं आऊंगा आपके पास। सीताराम जी से सवाल है। सत्य के साथ सतता पूर्वक पेश आनी चाहिए। कंटके नैव कंटकम धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। देखिए कि जिस प्रकार से मदरसों में को वास करके उसके जो है हिंदुओं के प्रति, राष्ट्र के प्रति नफरत फैलाने का काम किया जाता है। मदरसों में, मस्जिदों में किस प्रकार से जो है जखीरा मिलता है हथियारों का, किस प्रकार से जो है उसमें जो है नोट जाली छापने की मशीन मिलती है, किस प्रकार से मदरसों में जो है हथियारों का जो है
रेड पॉइंट लगता है, क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? कह रहे थे कि जो है देश जितना हिंदुओं तो का उतना विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि मैं सर, कहता हूं जब देश ठीक है, आजाद हुआ था, ठीक है तब उस सीताराम समय जी, हिंदू विपक्ष मुसलमान अपने विपक्ष जो है वो यही कह रहा है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। स्वीकार नहीं है। सीताराम जी, विपक्ष तो यही कह रहा है ना, जो बाकी लोग हैं वो यही कह रहे हैं, चाहे शहाबुद्दीन साहब उन्होंने भी यही कहा है कि धर्म विशेष के खिलाफ जो इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार का बयान नहीं चलाया जा रहा है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव धर्माचार्य संगठित होकर के राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की प्रभुता, राष्ट्र की स्वाभिमानता पे आंच आने नहीं देंगे। हम आतंकवादियों से देश को दहलने नहीं देंगे। अपनी जो है हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं को काफिर कहने वाले को मैं अपना नहीं सकता। हम लोग अपनाते रहे, कटते रहे, वो काटते रहे। हम भाईचारा की बात करें, वो चारा बनाते रहे। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। जहां पर बच्चों को जो है माइंड वॉश करके उसको बताया जाता है तुम्हारे लिए हिंदू काफिर है, देश की एकता पर कुठाराघात करो, आतंकवादी बनकर के देश को दहलाने का काम को कब तक दहलते रहेगा? कब तक हम इन जो है बेकसूर नौजवान जनता जनार्दन की आह लेते रहेंगे? ठीक है, वो रोहित कब जी, तक जो है बिल्कुल जो है असहाय बना करके बैठा रहेगा? ठीक है नहीं सीताराम देख जी, सकते ना। ठीक है संगठित रोहित जी, होकर के एकत्रित पॉलिटिकल राष्ट्रीय एडवांटेज एकता मिल का रहा है काम क्या करें, आपको? अखंडता समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो महंत राजू दास जैसे लोग हैं वो चोला ओढ़ लेते हैं और पॉलिटिकल एडवांटेज देते हुए नजर आते हैं। किसको मिल रहा है एडवांटेज? तो आशीष जी पहली चीज तो मैं आपत्ति दर्ज करूंगा जगदीश जी की बात पर। उन्होंने महंत राजू दास जी के लिए जो बात कही कि चोला ओढ़ रखा है, इनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, वो पीठाधीश्वर हैं हनुमानगढ़ी के। इस तरह के शब्द आप उनके लिए बोल नहीं सकते हैं। मुझे लगता है आपको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। चोला ओढ़ रखा है, चोला आपने ओढ़ रखा है। और पॉलिटिकल एडवांटेज की आप बात करते हैं, सुनिए 75 सीटें थी बिहार में जहां मुस्लिम डिसाइडेड फैक्ट, मतलब 113 सीटें, 75 सीटें बीजेपी जीत के आई है, वहां एनडीए गठबंधन जीत के आया है। क्या एडवांटेज की बात करते हैं आप? कानून की बात कर रहे हैं आशीष भाई। 2004 में मुलायम सिंह जी ने जो मदरसा एक्ट बनाया था, 2024 में माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद बेंच ने उस एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप कानून की बात कर रहे हैं? इस तरह की बात करेंगे आप आकर के? और मुझे बताइए, मैं बैठा हूं, सीताराम जी बैठे हैं, मुस्लिम स्कॉलर साहब बैठे हैं, हम में से किसी ने हिंदू मुसलमान की बात करी? कौन कर रहा है? सारे लोग यही कह रहे हैं देश विरोधी जो होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जगदीश जी, भाई साहब बाहर आइए इससे। जगदीश जी, बीजेपी नहीं करती। लगाते हैं गाना, जगदीश जी, बीजेपी नहीं करती हिंदू मुस्लिम, आप करते हैं। शोएब जी आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेता हूं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। आशीष जी मुझे हंसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें कि ये जो है हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। मैं कहता कहें क्या सर? वो तो कह रहे हैं, वो भी आपके सामने नेशनल टेलीविजन पे तो कह ही रहे हैं वो। मुझे मेरी बात बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आप क्यों बोल रहे हैं? मैं आपकी बात आराम से सक्सेना जी सुन रहा था, जरा सुनिए ना। हाँ नहीं, आप पूरा बोलिए, फिर हम जवाब भी देंगे। आप पूरा बोलिए, जरा क्यों बोलिए? सुनिए, सुनने की क्षमता पूरा बोलिए। आपने जो कहा महंत राजू दास जैसे लोग, मैं फिर से कह रहा हूं, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। ये समाज में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम करते हैं। ये इस तरह के लोग कभी साधु का काम नहीं करते हैं। साधु वो होता है जो सबके कल्याण की बात करे, कभी नफरत और वैमनस्यता की बात नहीं करता साधु। साधु की मर्यादा होती है। हम लोग साधु का चोला ओढ़े उसका सम्मान करते हैं। टीवी डिबेट में बैठ करके पॉलिटिकल बयान देने के लिए साधु नहीं होता है। वो धार्मिक भाषा बोलने के लिए, लोगों का अच्छा आचरण सिखाने के लिए होता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नाकाम है देश में, उत्तर प्रदेश में नाकामी की हद पार कर चुकी है, तब जब किसानों को खाद नहीं मिल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, तब राजू दास जैसे लोग आकर के यहाँ पे एक बयान देते हैं और प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का काम करते हैं। जगदीश जी, मदरसों से कौन निकल रहे हैं? कौन? आशीष जी, मदरसों से कौन निकल रहा, कौन नहीं है, सरकार का विषय, सरकार जांच करे। जो गड़बड़ जो गड़बड़ उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो उसी को लेकर तो बयान दिया कि बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को बुलडोजर कार्रवाई से दिक्कत है क्या? राजू दास जी किस तरह के व्यक्ति हैं पूरा समाज और देश जानता है।
किस तरह के बयान देते हैं, नहीं, किस ठीक तरह है का काम जगदीश करते जी, हैं, पूरा देश जानता है। बुलडोजर कार्रवाई आपकी से टिप्पणी समाजवादी पार्टी को उससे दिक्कत है क्या? कार्रवाई है नहीं, बस मैं कहना नहीं चाहता हूं, टिप्पणी और इससे अधिक नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तो ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए कि आप बुलडोजर कार्रवाई से, खासकर मदरसों पर अगर इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है, उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उससे समाजवादी पार्टी को दिक्कत है क्या? ऐसा कुछ है क्या समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आशीष जी। समाजवादी पार्टी हर गैर कानूनी काम का विरोध करती है। मुस्लिम वोट बैंक का दबाव तो नहीं है ना जगदीश जी? तो समाजवादी पार्टी सबसे आगे खड़ी होगी। मुस्लिम वोट बैंक का दबाव तो नहीं है? सही काम करेंगे, सरकार सही काम करेगी। मुस्लिम वोट बैंक का दबाव तो नहीं है ना जगदीश जी? जी आशीष जी, एटीएस नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक का दबाव है क्या? इस वजह से समाजवादी पार्टी इस तरह से कह रही है। एटीएस जाने को मना कर रही है। एटीएस को मना किया क्या समाजवादी पार्टी ने? ये ऐसा नैरेटिव मत फिक्स करिए। नहीं तो आप समाजवादी पार्टी का स्टैंड बता दीजिए ना मदरसों को लेकर। आशीष जी, जी समाजवादी पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट वो है, क्या स्टैंड है? कोई अपराधी है, किसी ने गलत काम किया है, बम विस्फोट में सब आप कार्रवाई करिए, लेकिन सारे मदरसों पे बुलडोजर चलवाने के लिए ये जो महेंद्र राजू दास कर रहा है, बात कर रहे हैं, इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी ये बताए भारतीय जनता पार्टी। रोहित जी, एक तरफ से सारे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो महेंद्र राजू दास कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? रोहित जी, सारे मदरसों पर क्यों कार्रवाई करनी है? जहां से जो कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उस पर कार्रवाई कर लीजिए आप। आशीष भाई, गैर कानूनी काम करने वालों को खिलाफ समाजवादी पार्टी है, ये इन्होंने वक्तव्य दिया। अतीक को सदन पहुंचाने वाले कौन थे? वो गैर कानूनी लोगों के खिलाफ हैं। मुख्तार के जनाजे में जाने वाले कौन थे? वो गैर कानूनी लोगों के खिलाफ हैं। अरे भाई साहब, आप हैं, आप छुपा नहीं पाएंगे। चोरी पे जाते हैं, चोरी से नहीं जाते मानना। जितना मुस्लिमों को नुकसान आपने किया है, मानसिकता नहीं है, को पिछड़े रहने, अशिक्षित रहने के कारण ठीक आप है। हैं। हमारे साथ मौलाना शाहबुद्दीन रजवी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मौलाना जी आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। सीधा सवाल आपसे, आप जांच से परेशान हैं या एटीएस जांच करेगी उससे परेशान हैं, या मदरसों पर बुलडोजर चलेगा उससे परेशान हैं? देखिए मोहतरम, मैं जांच से परेशान नहीं हूं और इससे पहले भी तकरीबन 7 साल के दरमियान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मदरसों की 3 बार जांच कराई है। एक बार पेपर की जांच कराई, उसके बाद में मदरसे का और जो लेखा जोखा है उसकी बात जांच कराई, उसके बाद में टेरर फंडिंग को लेकर के जांच कराई। 3 बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जांच करा दी है। और अब बम ब्लास्ट दिल्ली में जो हुआ तो उसको लेकर के अब 4थी बार एटीएस से जांच कराने की बात कही जा रही है। तो ऐसा हुक्मनामा जारी किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये कब तक जांच कराते रहेंगे और कैसे जांच कराते रहेंगे? देखिए, मेन बात यह है कि अल्पसंख्यक विभाग एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अंग है और उसी के साथ में जुड़ा हुआ एक मदरसा एजुकेशन बोर्ड भी है, जिसके मातहत मदरसे चलते हैं। तो आप अल्पसंख्यक विभाग से या मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, सरकारी अफसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, पीसीएस हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, सब लोग हैं, इनके द्वारा आप जांच कराइए। जिसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, एटीएस का मदरसों से या एजुकेशन से या अल्पसंख्यक विभाग से कोई लेना देना नहीं, उससे जांच कराने का क्या मतलब है? आप जांच एक बार नहीं 1000 बार कराइए, कितनी बार कराइए, हर मर्तबा हम जांच का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मगर बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप स्वागत जांच का जो है, कोई और अगर एटीएस के अलावा कोई और जांच करता तो स्वागत योग्य है। इसका क्या स्वागत नहीं करेंगे आप कि अगर एटीएस को कोई इनपुट मिल रहा है, कोई चीजें मिल रही हैं जिसके आधार पर सिर्फ एटीएस ही इन्वॉल्व हो सकती है, तो वो कैसे गलत हो जाएगा? नहीं तो उसके लिए तो आप एटीएस को चाहिए कि अल्पसंख्यक विभाग से बात करें। अल्पसंख्यक विभाग तो अल्पसंख्यक विभाग से एटीएस ने बात की है ना सर? तो दोनों उसको साथ में लेकर के अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी को साथ में लेकर के हर जिले में अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट बना हुआ है। अल्पसंख्यक विभाग का अधिकारी नहीं रहेगा शाहबुद्दीन साहब। अगर कहीं इनपुट मिला है आप जांच करिए, बेशक जांच करिए। हम पूरा रजिस्टर दिखाने के लिए तैयार हैं, हर चीज दिखाने के लिए तैयार हैं। हम किसी चीज को छुपा के नहीं रखे हैं। हम व्हाइट कलर के लोग हैं, मदरसे के जो लोग हैं व्हाइट कलर के लोग हैं, हर चीज दिखाने के लिए तैयार हैं। मगर कब तक जांच करेंगे, कहां तक जांच करेंगे? 3 जांचें हो चुकी हैं। मतलब फिर किस बात का डर है शाहबुद्दीन साहब? ठीक है, मैं समझ गया कि आप, मैं एक फैक्ट आपकी बात का समझ गया कि आप तैयार हैं, जांच के लिए तैयार हैं, मैं इससे सहमत हो गया। ठीक है, आपने बहुत सही बात कही। लेकिन अगर एटीएस किसी चीज को लेकर कोई इनपुट मिलता है तो वो जाती है, उसमें विभाग के लोग क्या करने जाएंगे?
उनका अपना एक प्रोसेस है, उन्हें नहीं चाहिए विभाग के लोग, वो अपने तरीके से जांच करना चाहते हैं। इसमें समस्या क्या है? करने दीजिए, 3 बार आपने जांच कराई है, 4थी बार हो जाएगी। तो ये आखिर ये बताइए, मदरसों की ही जांच की जाएगी? क्योंकि वहां से कनेक्शन निकल रहे हैं। सरस्वती मंदिर पाठशालाएं हैं और जो है वो संस्कृत की पाठशालाएं हैं, सर, क्योंकि गुरुकुल की वहां से ही तो कनेक्शन निकल रहे हैं ना। इनकी जांच क्यों नहीं होगी? मुझे इनकी भी जांच करिए, आप आदेश सबका दीजिए, मुझे आप बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात ये भी आपने कही। दीजिए, हम सब ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मेरे पास है वो डेटा भी है जो आपने बात कही अभी कि विद्यालयों की और उनकी भी जांच होनी चाहिए। आपने लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा ना आपने सर? हाँ सुना है। वो भी जांच में है, तो अब बताइए यहां से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? ये है तो ये मेरे पास है, ये जो मुस्लिम इदारे हैं, जो मुसलमानों के द्वारा स्थापित किए गए इदारे हैं, उन्हीं की जांच की जा रही है। मोहतरम देखिए, समझने की बात कोशिश करिए। गुरुकुल फिर आप वहीं आ गए रोहित जी। ठीक है, बीजेपी के नेता हैं शहाबुद्दीन साहब। रोहित जी, यूनिवर्सिटी भी मुसलमानों के द्वारा स्थापित की गई है, इसलिए उसकी जांच होगी। तो जांच जो है जितनी भी हो रही है वो मुस्लिम इदारों की हो रही है। ठीक है रोहित जी, मैंने जांच हो रही है। ठीक है रोहित जी, मैंने वो नाम दिखाया है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम दिखाया है, किस तरह से इसका भी नाम निकलकर सामने आया, वहां पर भी जांच हो रही है। शहाबुद्दीन साहब एक चीज कह रहे हैं कि उनको जांच से दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है कि एटीएस जा रही है। अब एटीएस भी कब जांच करेगी? जब मैंने उनको बताया कि कोई इनपुट अगर मिल रहा है तो एटीएस जांच करने दीजिए, उससे भी वो एग्री हो गए बाद में। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि विभाग के लोग भी होने चाहिए। आप लोग जो है बीजेपी वाले लोग हैं, वो एक ही धर्म के खिलाफ जो है इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। सही कह रहा हूं ना शहाबुद्दीन जी? इन्होंने चर्चा के दौरान एक बात कही कि हम पेपर दिखाने को तैयार हैं। ये जो 8,449 मान्यता प्राप्त ही नहीं है, इनके पेपर आप कहां से लाएंगे? 219 मदरसे जो केवल पेपर पे चल रहे थे, 39 उसमें से सरकारी फंड्स भी ले रहे थे, उनके पेपर आप कहां से लाएंगे? कोई औचित्य है बात का? शहाबुद्दीन जी आपने बोला, मैंने सुना है। शहाबुद्दीन जी आपने बोला, मैंने सुना। मेरी बारी, आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा। दूसरी बात, बोलिए। एटीएस क्या होती है पता होगा इनको। जब भी अच्छा, इन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर और गुरुकुल की बात कही, मुझे बताइए कितने गुरुकुल या सरस्वती शिशु मंदिरों में असलहों का जखीरा प्राप्त हुआ है? पूछ चुका हूं। प्राप्त हुआ, मदरसों से प्राप्त हुआ ना। 2003 में सुनिए, कानपुर दंगों में मस्जिद से एडीएम सिटी को गोली मारी गई थी, मंदिर से नहीं मारी गई थी। ये पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को। इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चों को सही दिशा में लाइए, मुख्य धारा में जोड़िए, इसलिए नहीं कि जो आप पढ़ा रहे हैं उनको, ये गलत बात है। ठीक है शहाबुद्दीन, जवाब आप गलत चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, वो आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हूँ। मैं हर बार एक बात कहता हूँ आशीष भाई, एक मिनट। हाँ। हर बार मैं एक बात कहता हूँ, मैं मुस्लिम बाहुल्य एरिया में पैदा हुआ, उनके बीच रह रहा हूँ, बीच राजनीति कर रहा हूँ। मैंने आज तक सुना था जुमे की नमाज के बाद, मैंने लगभग हर मंच से ये बात कही है, जुमे की नमाज के बाद अमर और चैत की दुआ मांगी जाती है। जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा करके पत्थर चलाना कौन सिखा रहा है इन बच्चों को? किस मौलाना ने, किस मौलवी ने इसका विरोध किया कि नहीं धर्म के खिलाफ है, हराम है, ये आपको दुआ मांगनी चाहिए, किसी ने नहीं। ठीक है शहाबुद्दीन जी है वो नहीं, वो विरोध कर देंगे, बैठे हुए हैं वो इस चीज का विरोध कर देंगे शहाबुद्दीन जी। ये तो कह रहे हैं पेपर दें, कहां से देंगे? 219 अस्तित्व में नहीं है, 39 उसमें सरकारी पैसे। ठीक है शहाबुद्दीन जी, इसके पेपर दिखा दीजिएगा। ठीक है, यही नहीं। ठीक है सर, अब बोलने दीजिए। मोहतरम ऐसा है, आपको जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। मदरसे 563 मदरसे जो है अनुदानित हैं, उसके अलावा 16,000 मदरसे जो है वो मान्यता प्राप्त हैं। आप ही की गवर्नमेंट में मान्यता प्राप्त हैं, अलग से नहीं है कोई गवर्नमेंट आई है, आप ही की गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा जो मदरसे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त हैं, वो सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत चलते हैं। और जहां तक रही गई एक को बात करने की, आप जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए मालेगांव का बम धमाका किसने किया? हैदराबाद में बम धमाका किसने किया? वो और अजमेर बम धमाका किसने किया? ऑपरेशन सिंदूर में 11 जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी जासूस के तौर पर निकल के आए थे, पाकिस्तानी जासूस के नाम पे, वो कौन मानने वाले थे? हरियाणा की वो यूट्यूबर लेडी, वो ये लड़की, वो हरियाणा में यूट्यूबर लड़की बहुत मशहूर हुई थी, वो कौन से धर्म के मानने वाली थी? वो कौन सी थी? ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो 11 गैर मुस्लिम चर्चित में आए थे, जिन्होंने जासूसी की थी पाकिस्तान के लिए,
वो कौन लोग थे, इसको भी तो बताना होगा। ढूंढ के निकाला उनको, सुनिए मोहतरम, किसने ढूंढ के निकाला? आपने। सुनिए एनएसए साहब का बयान ये भी तो सुन लीजिए। भारत का एनएसए जो बहुत मशहूर शख्सियत, बहुत जिम्मेदार हैं, भारत के बहुत मशहूर शख्सियत एनएसए साहब आज कह रहे हैं कि मजहब को टेरर फंडिंग से, वो टेररिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको आपको समझना चाहिए। अगर आप टेरर से जोड़ेंगे तो सवाल खड़े होंगे। सीताराम जी, आप मौलाना साहब कह रहे हैं कि मजहब को जो है वो टेरर फंडिंग से नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए टेररिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, टेररिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आप अपनी बारी में बोलिए, दूसरे की बारी में क्यों बोलते हैं? चला दो, मस्जिदों में मंदिरों में सीसीटीवी लगा दो, हमें कोई एतराज नहीं है। मंदिर पे लगाओ, मस्जिद पे परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं एतराज तो खूब लगाओ। परेशान क्यों हो रहे हैं? नहीं ये तो लगने दीजिए, परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक है, क्यों बढ़ा रहे हैं अपना? कौन सा संविधान इजाजत देता है? ठीक है शाहबुद्दीन जी, चलाने की, मदरसों पे बिल्डोजर चलाने की कौन? ठीक है शाहबुद्दीन जी, ठीक है सीताराम जी से सवाल है मेरा। ठीक है शाहबुद्दीन जी, ठीक है मौलाना जी, ठीक है सीताराम जी। मदरसों पे बुलडोजर चलेगा, मस्जिदों में आप नोट छापने की मशीन रखिएगा, मस्जिदों में आप जो है अफराह का जो है रेटिंग करिएगा, अफराह का जखीरा रखिएगा, तो क्या होगा? बुलडोजर चलेगा। देश सनातन संस्कृति से चलेगा, देश संविधान से चलेगा। देश पर कुठाराघात करने वाले देशद्रोहियों के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। आपने कहा गुरुकुल का जांच नहीं होता, किस गुरुकुल से आतंकवादी पैदा होते हैं? किस शिशु मंदिर विद्या मंदिर से आतंकवादी पैदा होते हैं? ये सब देशभक्त है, राष्ट्रभक्त होते हैं। देशद्रोहियों की जांच होगी, देशद्रोहियों के विचारधारा पे बुलडोजर चलेगा। देशभक्त पर, राष्ट्रभक्त पे जांच नहीं होगी, उसकी सर्टिफिकेट आपसे नहीं लिया जाएगा। जो देशद्रोही है, जो राष्ट्रद्रोही है, उसके ऊपर जांच होगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने कहा मदरसा को बैन कर देनी चाहिए, आप उस पर क्या बोले? कई ऐसे मुसलमान मौलाना ये कहते हैं मदरसा को बैन कर देनी चाहिए, जहां नफरत की शिक्षा दी जाती है, जहां नफरत फैलाया जाता है, जहां पर देश अमन चैन शांति पर कुठाराघात किया जाता है, जहां पर हिंदुओं को काफिर बताया जाता है। ऐसे विचारधारा पर बुलडोजर चलनी चाहिए। ऐसे विचारधारा के लोग जहां रहते हैं उनको भी नष्ट करना चाहिए। जगदीश जी, ऐसा है आशीष जी, मैं बहुत सुन रहा था, बुलडोजर तो चलना चाहिए ऐसे लोगों की मानसिकता पर जो संविधान के खिलाफ बात करते हैं। भारत का संविधान, जिस तरह से संविधान की धज्जियां ये हिंदू धर्म गुरु के नाम पर जो लोग बैठ जाते हैं आके टीवी चैनल पे, इनको बुलडोजर इन लोगों की मानसिकता पे चलना चाहिए। जो संविधान सर्व धर्म समभाव की बात करता है। जगदीश जी, आप समाजवादी पार्टी है, टोपी पहनते, टोपी पहनाने का काम करते हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, आप रामद्रोही हैं, देशद्रोही विचारधारा के लोग हैं। आप बताएंगे कौन टीवी चैनल पर बैठेगा? आपके विचारधारा से लोग बैठेंगे, आपके टीवी चैनल के जो है आप अधिकारी हैं, आप मालिक हैं, आप तय करेंगे। ठीक है सीताराम जी, जवाब ले लेते हैं। जगदीश जी, देशद्रोही राम भक्त बीच में बोलेंगे तो कैसे आशीष जी चलेगा? तो हम आराम से इनकी बात सुनते हैं, हम बोलते हैं इनको मिर्ची लग जाती है। ठीक है सर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समझा करिए आप, डिबेट बहुत जरूरी है इस मुद्दे पर। जगदीश जी, एक चीज आप मुझे बता दीजिए, ये देश की सुरक्षा बड़ी है या एक कोई धर्म बड़ा है या फिर एक कोई वोट बैंक बड़ा है? डिसाइड करिए आप। आशीष जी, सबसे बड़ी है देश की सुरक्षा, देश सबसे बड़ा है। देश किसी भी धर्म से ऊपर है और देश का ये जो देश है वो संविधान से चलता रहा है, संविधान से चलेगा। जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने कहा, इस देश में ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़ करके संविधान के खिलाफ बात करते हैं। हमारा संविधान, देश का संविधान सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों का समान रूप से देखता है, और ये लोग बैठ करके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान को नष्ट कर देना चाहते हैं। और देश में जो सांप्रदायिक बात करता है वो कानून के खिलाफ बात करता है। इन लोगों की मानसिकता की भी जांच होनी चाहिए। जिस तरह की मानसिकता का आशीष जी ये लोग प्रयोग करते हैं, मैं कहता हूं इस देश में हिंदू मुसलमान सारे धर्मों का बीजेपी तो यही कह रही ना, आपसे कुछ ही देर पहले आपने सुना का वो तो कह ही रहे रोहित जी कि हिंदू मुसलमान तो आप कर रहे हैं जब से आप बैठे हैं। आशीष जी इनकी आत्मा जानती है
इनके पास, हिंदू मुसलमान के पास कोई एजेंडा नहीं है। देश का एजेंडा लेकर के आए। आज किसान परेशान, उसका धान तौला नहीं जा रहा। जो धान के खरीद के केंद्र है वो किसानों के शोषण का अड्डा बन चुके हैं। ठीक है शहाबुद्दीन जी, क्या मदरसों में सब कुछ पारदर्शी है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सब पारदर्शी है। तो सीसीटीवी, बिल्कुल साफ तो फिर सुथरा निजाम सीसीटीवी है, क्यों नहीं साफ लगने सुथरा देते? सिस्टम है, साफ सुथरा। सीसीटीवी लगा लीजिए। लगा लीजिए, बहुत सारे मदरसों में लगा है, हमें कोई इतराज नहीं है, कोई लगाना चाहे लगा दे। आपको ये नहीं लगता कि धर्म विरोध बताकर मुद्दा भटका रहे हैं आप? लगवाइए, बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, कोई इतराज नहीं है, किसी को आपत्ति नहीं है। आप कहते हैं कि एटीएस को अधिकार नहीं है, ठीक है मैं मान लेता हूं, लेकिन आप एटीएस पर सवाल जो ये उठा रहे हैं वो किस आधार पर उठा रहे हैं? देखिए एटीएस का जो ताल्लुक है वो एटीएस का ताल्लुक ऐसे है कि उसका क्रिमिनल मामलात की जांच पड़ताल के लिए और आतंकवादी जी जगदीश जी बोलिए जल्दी से बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं, शहाबुद्दीन साहब से अच्छा जवाब मैं दे सकता हूं। नहीं आऊंगा आप पे, दूंगा सर, मौका दूंगा, पहले उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर रोहित जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शहाबुद्दीन जी, आसिफ जी, मौलाना साहब से क्षमा मांगते हुए मैं बताना चाहता हूं, एटीएस के क्रिमिनल एक्टिविटीज की जांच करेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा जवाब दिया। मुझे तो लग रहा था कि मैं शहाबुद्दीन जी से पूछूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और शहाबुद्दीन जी दोनों से पूछना चाहता हूं। आपने ये मान लिया ना कि एटीएस जो है आतंकी कुछ गतिविधियों का वो जांच करे? एटीएस केवल और केवल क्रिमिनल एक्टिविटीज की जांच करेगी। ठीक है, और अगर उसको कोई इनपुट मिलता है, जांच करती है, तो मुझे नहीं लगता उसमें शहाबुद्दीन साहब को कोई आपत्ति हो है। उनको आपत्ति, वो बोल तो रहे हैं कि एटीएस पे भरोसा नहीं है भाई, मुझे विभाग के लोग भी चाहिए, वो मांग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने कहा है, उसके साथ साथ भरोसा होना चाहिए। जिसकी आप जांच कर रहे हो आशीष जी, उसको भरोसा होना चाहिए कि ये जो जांच कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मतलब भरोसा क्यों नहीं है? आप उसकी जांच कर रहे हो सही नहीं, ये थोड़ा समझ नहीं, ये थोड़ा नहीं समझ पाया। एटीएस पर भरोसा क्यों नहीं है सर? भरोसा, हाँ। जिस तरह से बेईमानी से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इस देश में हो रहा है, उसमें भरोसा किया जाए। मतलब जो अब तक मदरसों से जो कनेक्शन निकलकर सामने आए, जगदीश जी, मदरसों से जो कनेक्शन निकलकर सामने आए, वो एटीएस ने अगर पकड़े तो वो फालतू थे, वो गलत थे। रोहित जी, बिल्कुल गलत थे, रोहित जी, लोगों ने किया है। ठीक है रोहित जी, आप जेल में डाल करके एटीएस पर समाजवादी पार्टी को बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है उनको। पारदर्शिता होनी चाहिए। मेरा नंबर है। अरे जगदीश भाई आपने बोल लिया, मेरा नंबर। देश के किसी नागरिक को आपत्ति? जगदीश भाई मेरा नंबर, पारदर्शिता आप बोल चुके हैं। क्लोजिंग कर लेने दीजिए हमें जगदीश भैया, आप बोल चुके हैं। जगदीश भाई साहब मुझसे आयु में बहुत बड़े हैं आशीष भाई, लेकिन मुझे लगता है शायद थोड़ा ज्ञान में कमी है। इन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों की जांच, एक मिनट रुक जाइए। अरे भाई साहब आपने बोल लिया है, सुन लीजिए। इन्होंने कहा आपराधिक मामलों की जांच एटीएस करेगा। आपराधिक मामलों की जांच एसआईटी करते हैं, आतंकवादी मामलों की जांच एटीएस करती है। यही पॉइंट मैं उनको समझा रहा हूँ। मुझे लगता है ज्ञान में वर्धन कर लीजिए जगदीश भैया। कभी कभी छोटे लोग आयु से छोटे लोग सिखा जाते हैं। पहली बार आपने मौलाना साहब से कहा, अरे सुनिए भाई, मुझे पता है मैंने आपकी वो नस दबा दी, इससे आप टेप रिकॉर्डर करा शुरू हो जाएंगे। रुक जाइए, अरे रुकिए जगदीश भैया, मैंने दबा दी आपकी नस, मुझे पता है। अब मैंने आपकी सही नस दबाई है, आप टेप रिकॉर्डर करा शुरू हो जाएंगे। आपने मौलाना साहब से तो कह दिया कि मैं क्षमा मांगता हूँ। आपने महंत राजूदास जी के लिए जो शब्द कहे, हमारे धर्मगुरु जो बैठे थे उनके लिए शब्द कहे, उसके लिए माफी नहीं मांगी आपने। अब मुझे बताइए आप किनको शेल्टर दे रहे हैं? देखिए आशीष भाई, बहुत स्पष्ट और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये लोग सिर्फ मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उनका वोट बैंक चाहते हैं। उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या, उनका शैक्षिक स्तर क्या, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जब भी कोई बात होती है, आप मुझे बताइए, मैं पूरी डिबेट में आ गया, हर बार आपने हिंदू मुस्लिम इनसे सुना, आरोप हम पे लगाते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि भाई साहब, यदि इस देश को जब आजादी मिली, हिंदू मुस्लिम एक साथ थे, तो इस तरह की गतिविधियों में भी साथ होना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह से युवाओं को ये बरगला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनका मार्ग जो है भ्रमित कर रहे हैं, आप देखिएगा ये जो किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, आप 17 में भी लेकर के आए, 19 में भी लेके आए, 22 में भी लेकर के आए।
24 में भी लेके आए, अभी वहां भी लेकर के आए, 24 में लेके आए, कमर तोड़ दी है आपकी। अरे बस यही सुनना चाह रहा था आशीष भाई। वैसे आशीष भाई, यूपी में आप सीट ज्यादा ले आए तो लोकतंत्र की जीत हो गई, बिहार में आपकी ऐसी की तैसी हो गई, कमर तोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी। खत्म करिए इस तरह की नौटंकी, इस तरह की नौटंकी खत्म करिए। सीट ज्यादा ले आए तो लोकतंत्र की जीत हो गई, बिहार में ऐसी की तैसी हो गई, बेईमान, वोटिंग मशीन बेईमान। अरे कहाँ मुंह दिखाइएगा जगदीश भाई, मुंह दिखाने लायक शाहबुद्दीन जी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं आप लोग। यहाँ जीत हो गई। हाँ, भगवान राम ने आपको हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वहाँ सुपड़ा साफ हो गया तो हरा नहीं दिया भगवान राम ने। ठीक है शाहबुद्दीन जी, क्या आप ये मानते हैं कि कुछ मदरसों में कट्टरता पनपती है? आपके लिए चुल्लू भर पानी छोड़िए, दरिया भी कम है डूब के मरने की। ठीक है रोहित जी, सरयू में डूबो जाके, भगवान आप डूब गए, खत्म हो गई आपकी ऐसी हो गई है, तब तो आप बता रहे हैं बेईमान है। और जब जीत रहे थे तो यहाँ जीत गए, वहां जीत गए, इन्होंने हरा दिया, उन्होंने हरा दिया, लोकतंत्र की उत्तर राजनीति में। ठीक है शाहबुद्दीन जी, क्या आप मानते हैं कि मदरसों में जिस तरह से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां पर जो बीजेपी हो वो सवाल उठा रही है, या संत समाज है वो सवाल उठा रही है, वो इस तरह से वाजिब भी लगने लगता है जब नाम निकलकर सामने आते हैं, कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं मदरसों से? तो आप ये मानते हैं कि मदरसों में पढ़ाई नहीं, कट्टरता पढ़ाई जा रही है? क्योंकि मेरे पास जो नाम है, मैं आपको चाहूं तो बता सकता हूं कि फतेहपुर के कुछ मदरसे पहले भी संदिग्ध गतिविधियों में चिन्हित रहे सर। अवैध धर्मांतरण के मामले में जेल में बंद मौलाना उमर गौतम का संबंध भी जिले के कई मदरसों से निकला है। प्रयागराज, किससे सवाल है आपका? शाहबुद्दीन साहब से। हाँ देखिए, जो मौलाना उमर गौतम की बात कर रहे हैं, मौलाना उमर गौतम जेल गए थे, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, फतेहपुर के रहने वाले नहीं हैं, और वो बरी हुए। सर फतेहपुर के कुछ संदिग्ध, मैंने फतेहपुर का नहीं कहा, उनको बाइज्जत मैंने कहा फतेहपुर के कुछ संदिग्ध मिले हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट वालों को भी शाहबुद्दीन भाई बाइज्जत बरी किया गया, वो क्यों नहीं स्वीकारा आपने? मत बोलिए मोहतरम, आपने मुझे टोका था, मैं खामोश रहा। आपने अभी दो कॉन्ट्रोडक्टरी बात कर दी, मैं क्षमा चाहूंगा, टोका है आपको क्योंकि आपने कॉन्ट्रोडक्टरी बात कर दी। मालेगांव में बरी हुए लोगों पर आपने अपना चिन्ह लगा दिया और इनको कह रहे हैं आप बरी हो गए। अरे दो चश्मे से भारत के 30 करोड़ मुसलमानों को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? एक मुसलमान को तो बर्दाश्त कर कम से कम मत करिए इस कौम के साथ ऐसा, ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आप जैसे लोगों को माफ नहीं करेगी ये कौम, जो इसका इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं ना। ठीक है रोहित जी, कंप्लीट कर लीजिए। रोहित जी करने वाली है, इस तरह की गतिविधियां आप लोग कर रहे हैं। ठीक है रोहित जी, रोहित जी आपने अपनी बारी में बोला, आप तीनों लोग मत बोलिए। शाहबुद्दीन साहब से ये सवाल था, उनको बोलने दीजिए। रोहित जी ठीक है, ठीक है रोहित जी, उनको बोलने दीजिए। ठीक है शाहबुद्दीन जी, कंप्लीट करिए। भाई दो बातें बोली, आऊंगा सर, आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, आप अपने बारे में बोलेगा। अभी शाहबुद्दीन साहब से सवाल है। ठीक है शाहबुद्दीन साहब बोलिए। बर्दाश्त करने की कुव्वत रखिए। ठीक है शाहबुद्दीन साहब, ठीक है, उन्होंने सुन लिया, कुव्वत रख लिया। आप मुझे ये बताइए कि क्या मदरसों में कट्टरता पढ़ाई जा रही है, हाँ या ना? हाँ मैं बता तो रहा हूँ, आप पूरा जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। उमर गौतम गाजियाबाद के रहने वाले, जेल में गए, जेल से रिहा हो गए, बाइज्जत बरी उनको किया गया और कोई सबूत आपकी पुलिस पेश नहीं कर सकी। एक बात। दूसरी बात यह है कि उनका ताल्लुक फतेहपुर से नहीं है। फतेहपुर में अगर चलिए उमर गौतम के लिए आपके पास, उमर गौतम का आप डिफेंड करें, मैं दूसरा नाम भी दे देता हूं। केरल एटीएस द्वारा गिरफ्तार मोहम्मद रजा भी मदरसे में पढ़ा था सर। जाता है तो उसकी जरूर जांच करिए। तीसरी बात, मदरसों में कट्टरता नहीं पढ़ाई जाती, ये सरासर इल्जाम है, बहुतान है। ये मदरसे वो हैं जिन्होंने 1857 से लेकर के 1947 तक देश को आजाद कराने में कलीदी किरदार अदा किया, अहम भूमिका निभाई। अब क्या हुआ? मदरसों से फारिग अब क्या हो गया मदरसों में? अब क्या हो गया मदरसों में? क्यों कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे शाहबुद्दीन साहब? ठीक है, इतिहास भी तो पढ़ा जाए। ठीक है, तो अब क्या हो गया इतिहास को? अब क्या हो गया? कौन लोग हैं जो, अब कौन से लोग हैं जो इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि वो इतिहास ही बदलने पे तुल गए? आप ही के मदरसे के लोग। क्या पढ़ाया जा रहा है मदरसे में कि इतना अच्छा मदरसे का रिकॉर्ड रहा है, आपने जो बताया मान लेते हैं, लेकिन अब कौन से लोग पढ़ा रहे हैं जो इस तरह के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं? व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर आप कहे जा रहे हैं, व्हाइट कॉलर वाले लोगों ने बम फोड़ा है।
चाहिए बताइए। मालेगांव में बम फोड़ने वाले कौन लोग? फिर मालेगांव पे आ गया, फिर हैदराबाद में बम फोड़ने वाले कौन से व्हाइट सर कौन? आप मुझे बताइए लिस्ट पे, अगर आपको लिस्ट पे जाना है तो मैं लिस्ट पे जा सकता हूं। अगर आपको लिस्ट पे जाना है मैं लिस्ट पे जा सकता हूं। वाले कौन से व्हाइट कलर के लोग थे? अगर लिस्ट पे आपको जाना है तो मैं लिस्ट पे जा सकता हूं। शाहबुद्दीन साहब, 11 लोग कौन से व्हाइट कलर के लोग थे? हरियाणा की वो यूट्यूब कौन सी व्हाइट कलर की थी? ठीक है रोहित जी, तो बताइए। रोहित जी कंप्लीट करिए, लास्ट के बहुत कम समय बचा। रोहित जी, इन्होंने मौलाना के लिए तो कह दिया कि वो कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए थे, लेकिन अभी तक मालेगांव के लोग बरी हो गए बाइज्जत, उसको स्वीकार नहीं कर रहे। ये समस्या है इनकी। आप लोग जब तक नहीं, एक मिनट, आपने बोला है भाई साहब, शाहबुद्दीन जी बीच में नहीं बोला, आपने कहा बोला, मैंने शाहबुद्दीन जी, मैंने रोका उनको भी, इसीलिए रोहित जी कंप्लीट करिए। मैं मान रहा हूं कि वो भी बाइज्जत बरी हुए, मगर आपने नहीं माना। आप तो अभी तक कह रहे हैं कि मालेगांव में किसने किया, उन लोगों ने किया। अरे भाई, इसको मानना कहते हैं क्या? जब उनके लिए माना तो आप उनको भी नहीं बोलना चाहिए, आपको मजहब का नाम नहीं कहना चाहिए था। मैं किसी मजहब को टारगेट नहीं करता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि मजहब नहीं होता, आतंकवाद एक बीमारी है। बोलिएगा, रुक जाइए, सब कैसे खत्म हो जाएगी, थोड़ा रुकिए भाई, नहीं देखा जाना चाहिए। जो लोग भी आतंकवाद को मजहब शाहबुद्दीन जी जल्दी से खत्म कर दीजिए। रोहित जी कंप्लीट करिए। कैसे करिएगा भाई? टारगेट ठीक है, करने आप वाली बोलिए। बात कर रहे हैं। मजहब का कोई आतंक से रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बोलिए, कंप्लीट करिए रोहित जी। चलिए ठीक है, शुक्रिया, आप शांत तो हुए। नहीं, मैंने आपके तरीके को अपनाया है। आप मेरे बीच में नहीं बोलते तो मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलता। नहीं, आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोली। ठीक है सर, समय बहुत कम है, समय बस इतनी की इजाजत देता है इस पर बातचीत करने के लिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात में था मैं अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।